Hello class 11th. So this is lecture number 1 for structure of atom. सबसे पहले तो ये क्लास 3 तारीख को होनी थी, आज इतनी लेट क्यों हो रही है? बिकॉज बेटा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्या हो गया था? वही कोविड के सारे सिम्टम्स थे, स्मेल ना आना, टेस्ट ना आना, हाई फीवर होना, खाना पीना खाने का मन ना करना, बहुत सारी दिक्कतें थी। अभी भी मेरी बॉडी ठीक से रिकवर नहीं हो पाई है। मैं अभी भी अपने घर में होम आइसोलेशन में हूँ, क्वारंटाइन हूँ, सबसे अलग हूँ। शायद चेहरे पर भी आपको दिख रहा होगा डलनेस, एनर्जी की कमी होना, बोलने में भी बहुत दिक्कत है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी लंबी क्लास मैं बना पाया उतनी क्लास बना लूँगा। मिनिमम टारगेट है कि 30 मिनट्स का क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। हम सब्जेक्ट्स 11th में क्या लेना है, PCM या PCB, इसके बारे में बात कर चुके हैं डिटेल में। जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें बताया था। फिर एक अच्छा टीचर बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ऐसी जगह पढ़ लो जहाँ इतने सारे बच्चे हों कि यहाँ पूरी साल आपको टीचर का या टीचर से आपका इंटरेक्शन ही ना हो पाए, टीचर आपका नाम भी ना जान पाए, तो वो आपका बहुत सब्जेक्ट बिगाड़ देगा, नुकसान हो जाएगा। कहीं आप ऐसा ना कर लेना कि किसी का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने और फिर जब आपको कोई डाउट है तो आप ईमेल करते करते मर गए हो और वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है ना। इसीलिए टीचर अच्छे चुनना बहुत अहम रोल होता है 11th-12th में टीचर का। अपने सब्जेक्ट में मैं आपको बाकी सारे टीचरों से ज़्यादा यकीन दिला सकता हूँ कि उतनी मेहनत वो नहीं कर पाएंगे जितनी मैं आपके साथ में कर सकता हूँ। फिर बात करते हैं बेटा केमिस्ट्री की, और आज हम क्या पढ़ेंगे उसकी। तो केमिस्ट्री में 11th क्लास में और 12th में भी 2 किताबें होती हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। 11th में दोनों किताबों में मिलाकर 14 चैप्टर्स हैं। अगेन सिलेबस रिड्यूस होगा क्योंकि वही जो पिछले साल चल रहा था वही सब चीज़ें हैं, तो अगेन आपका सिलेबस कम किया जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में 14 चैप्टर्स हैं। आज हम कौन सी 3 सेक्शंस में डिवाइड होती है केमिस्ट्री। पहले होता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको जल्दी जल्दी समझाता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें पढ़ना होता है, थोड़ा सा एनर्जी बेटा कम लगे तो मैनेज करिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें पढ़ना होता है केमिस्ट्री विच इंक्लूड्स फिजिक्स, मतलब हमें उसमें केमिस्ट्री भी तो पढ़नी ही है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की बात भी करनी होगी कि कौन सी रॉड कहाँ लगाएं। जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वगैरह पढ़ा था पिछले साल, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह कर रहे थे तो वहाँ देखो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत भी पड़ती थी। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का टॉपिक है, जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस कराना किसी भी चीज़ का वो केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है। सेकेंड थिंग, हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। जैसे हमारे पास कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट कितना डालें, कितने ग्राम डालें, फिजिक्स के हिसाब से जोड़ भाग गुणा करना, ये सब चीज़ें भी आएंगी। तो उसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हम पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं AC नहीं चला रहा हूँ तो मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, एक तो तबीयत ख़राब और AC ना चला पाना, खैर मैनेज करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल की स्टडी, जो हमने पिछली क्लास में किया था 10th में। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक मास, इन सब, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कहाँ मास एटॉमिक साइज घटेगा, न्यूक्लियर चार्ज वगैरह, इन सब की बात करते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बन एंड उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में। जैसे हमने पिछली क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, हाँ वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक इंट्रोडक्शन था। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 ही क्यों पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 का ये चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट क्यों नहीं पढ़ा? फर्स्ट बेटा इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, देखो जैसे मैथ्स का बेसिक होता है, बेसिक में आप प्लस पढ़ लो, माइनस पढ़ लो, मल्टीप्लाई पढ़ लो, डिवाइड पढ़ लो, LCM SCF, मतलब कुछ भी फैक्टर वगैरह सारा कुछ निकालना सीख लो मैथ्स में, वो सब बेसिक में कवर हो सकता है। वैसे भी केमिस्ट्री का भी बेसिक है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट है, कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, उसका कोई अंत नहीं है बेसिक का। तो इसके लिए हम लोग बेसिक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बेसिक वाला जो चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों के लिए, स्पेशली जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो। इसीलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम लोग
ऑफलाइन शुरू होने के बाद ही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को समझें, क्योंकि देखो उसमें मोल कॉन्सेप्ट आएगा। मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा 9th क्लास में था, जो 9th में भी काफ़ी बच्चों को समझ में, काफ़ी क्या 90% बच्चों को मान लो उनको ठीक है समझ में नहीं आता है, तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सेकंड चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रैब करने में इनिशियली आसानी होगी, क्योंकि इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपको याद है ये चैप्टर भी 9th क्लास में था। 9th क्लास में इस चैप्टर का नंबर था चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कुछ ज़्यादा ही पसीना आ रहा है, ओहो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9th में भी था। अब यहाँ हमें क्या पढ़ना है वो हम शुरू करते हैं चैप्टर को, और आगे देखिए शुरुआत में जब अच्छा हम बात करें अगर इस चैप्टर की, तो ये आपका 11th क्लास में तो है ही है, 11th में भी है, अभी हम पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ 12th में फिजिक्स में है ना। ये ध्यान दीजिए, आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, 12th फिजिक्स में है। यस, 12th फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, एटम की स्टडी होगी वहाँ पे आएगा 12th की फिजिक्स में, और 11th में है केमिस्ट्री में, 11th में है केमिस्ट्री में। ठीक है बेटा, तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी इसका कंटेंट आएगा, क्योंकि फिजिक्स 12th में है, 12th में बोर्ड होता है। उसके बाद केमिस्ट्री 11th कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, ठीक, चाहे वो नीट हो या फिर IIT मेंस हो, है ना, और या फिर आपका जिपमर हो या फिर आपका बिट्स हो, कोई भी और पेपर हो, उन सब में ये चैप्टर आता ही आता है। कितने मार्क्स तक का कवर करता है अगर मैं बात करता हूँ IIT में ये कवर करता है 3.33 परसेंटाइल, मतलब इसका एक सवाल तो आना ही आना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, चलो अब यहाँ हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें शुरुआत तो यहाँ पे तो जो शुरुआत होगी वो थोड़ा थ्योरेटिकल होगी, काफ़ी चीज़ें आपको थ्योरी मिलेंगी यहाँ पर। शुरुआत वही कि इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया, प्रोटॉन को कैसे डिस्कवर किया, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, बेसिक्स वही है ना। थोड़ा थोड़ा अच्छी चीज़ें और जानने को मिलेंगी, एज वेल एज यहाँ पर हम लोग फिर जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी ना, उसके बाद इस चैप्टर में धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये चैप्टर में न्यूमेरिकल पोर्शन भी बहुत अच्छा आएगा इस चैप्टर के। ये चैप्टर आपकी केमिस्ट्री की बेसिक बनाएगा, नींव बनाएगा। यहाँ हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग कहोगे कि सर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो ये वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है कि सोडियम लिया 11 भरना है तो 2 8 and 1, ये नहीं होगा। ये होगा ऐसे 1s2 2s2 2p 2 और 2 4 और 6 और 3s1, ऐसे आएगा। तो ये कैसे होता है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमें सीखना है, और यही सब चीज़ें सीखोगे तब जाके केमिस्ट्री आएगी, अदरवाइज केमिस्ट्री नहीं आएगी। और ये मैं बहुत अच्छे से एकदम बेस्ट तरीके से सिखा दूंगा, शायद उतना कोई और अच्छे से ना सिखा पाए। ठीक है, तो धीरे धीरे चैप्टर में समझ बढ़ेगी। अभी शुरुआत करते हैं, अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सर ये अभी कैसे हो गया उसकी अभी टेंशन नहीं लेनी है, आगे आएगा। ओके बेटा, चलिए नाउ स्टार्टिंग आवर चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, SOA। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, शुरुआत तो यहीं से होती है। मैटर क्या होता है भाई, सबको मालूम है मैटर क्या होता है। आप 11th में हैं, 9th में बच्चा पढ़ लेता है मैटर। मैटर कैन बी एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास एंड वॉल्यूम। मैटर कोई भी चीज़ को बोल सकते हैं जिसमें वजन हो। ये पेन क्या है, मैटर है ना। ये वॉच क्या है, मैटर है। हम तुम क्या है, मैटर है। कोई भी वो चीज़ जगह घेरती है उसमें वजन हो, वो मैटर कहलाता है। ठीक है, मैटर किससे मिलकर के बना होता है, मैटर बना होता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के, जिसको हम कहते हैं एटम। ठीक है, और एटम को और छोटा नहीं किया जा सकता, ये कहा था डाल्टन ने और महर्षि कनड ने। लेकिन बाद में थॉमसन वगैरह ने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी की और डाल्टन की थ्योरी बेकार हो गई, डाल्टन की बात बेकार मानी गई। ठीक है, उसके बाद ये तो ये छोटी छोटी बातें हैं, एटम हो गया, मैटर हो गया। अब बात करते हैं कि यार सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, जो आज का टॉपिक है मेन, वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। शुरुआत हो रही है चैप्टर की यहाँ से कि यार डिस्कवरी कैसे हुई, है ना। डिस्कवरी की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, नहीं गलत लिखी है,
मेरी स्पेलिंग तुम्हें मालूम है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम समझते हैं। मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में समझाऊंगा, ध्यान से देखना। एनर्जी लेवल बहुत कम लग रहा होगा मेरा, कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। हाँ, कॉन्सेप्ट बिगड़ने नहीं देंगे। आप इस बार यहाँ पढ़ लीजिए, शायद उस वे में आपको कहीं पढ़ने को ना मिले, आप चेक करिएगा, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कैसे हुई। हम लोग देखो बाकी चैप्टर के आपको नोट्स मिलेंगे, वही चैप्टर आपको शुरुआत में हो गए, पेज नंबर 1 से नोट्स स्टार्ट हो रहे हैं। पेज नंबर 1 के आपको करना वही है, 10 बजे से पहले मुझे नोट सबमिट करने हैं हर किसी को। जैसे 10th में पढ़ते थे, आप मुझे नोट सबमिट करके भेजोगे, मैं ग्रुप में लिस्ट भेजूंगा कि किसके किसके नोट्स मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैटर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है एटम, पेज नंबर 1 पर ही। फिर एटम इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का जो एटम मतलब किसी भी मैटर, जो कोई भी मैटर होता है वो एटम से मिलकर ही बना होता है। एटम क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर का, ठीक है। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई होगी? क्या थॉमसन जो साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन, क्या उनके सपने में भगवान जी आए होंगे? उन्होंने कहा होगा, हे थॉमसन जाओ, आज तुम्हें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करनी है। ऐसा तो नहीं होता। कोई भी डिस्कवरी जब होती है तो वो कैसे होती है, क्या उसके पीछे थ्योरी रही होगी, वो हमें जाननी आवश्यक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, सबसे पहले दुनिया में उस टाइम पर, और आज भी उस टाइम पर नहीं, आज भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो भगवान को मानते हैं, एक जो भगवान को नहीं मानते हैं। तो उस टाइम पे जब ये थॉमसन वगैरह जिंदा हुआ करते थे, उस टाइम पे प्रीस्ट वगैरह कुछ होते थे। वे क्रिश्चियन थे, प्रीस्ट मतलब पुजारी वगैरह। तो वो पुजारी लोग क्या, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ स्टोरी के वे में कि हाउ थॉमसन लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थॉमसन को ऐसा क्या सूझा जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। आपने बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है कैथोड रे ट्यूब, CRT वाला, ये एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रॉन ढूंढ निकाला। लेकिन आखिरकार क्या रीजन था थॉमसन को ये एक्सपेरिमेंट कराने के लिए, है ना? थॉमसन को क्या आया मन में, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कराया। तो देखो उस टाइम पर 2 तरह के लोग होते थे, आज भी 2 तरह के लोग होते हैं, जो कुछ भगवान को मानते हैं, कुछ भगवान को नहीं मानते हैं। तो उस टाइम पे जब आसमान में बिजली चमका करती थी, थंडर स्ट्रॉम हुआ करता था, तो लोग जो प्रीस्ट लोग होते थे वो डराते थे लोगों को कि देखो भगवान नाराज हो रहा है, भगवान गुस्सा हो रहा है, तुम लोगों के पाप बढ़ गए हैं। जो पुजारी लोग होते थे ना, वो लोगों को डराते थे, देखो तुम्हारे घर पे ना गिर जाए कहीं, तो तुम पूजा पाठ कराओ, ये कराओ वो कराओ। प्रीस्ट लोग जो क्रिश्चियनों के होते ना, प्रीस्ट वगैरह पुजारी वगैरह, वही सब चीज़ें डरा के लोगों से पैसा वैसा निकालते थे। लेकिन जो साइंटिस्ट लोग थे, जैसे थॉमसन वगैरह हो गए और लोग हो गए, ये लोग क्या कहते थे कि यार ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग तुम्हें डरा रहे हैं, ये तो सिर्फ फिजिकल फिनोमिनन है, ये बिजली चमकना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो हम भी कर सकते हैं, ये तो सिंपल एक इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिनन है जो आसानी से प्रूव किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों ने कहा कि है तो करके दिखाओ, प्रूव कि ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये कुछ और से भगवान की कोई गुस्सा नहीं है, कोई उनका नाराज़गी नहीं है। तो इसको सबसे पहले है, इस चैलेंज को सबसे पहले लिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आपने शायद क्लास 10th में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सुना होगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक काइट बनाई, मेटल की शीट। मेटल तो मेलिएबल होता है ना, मेलिएबल है तो उसकी शीट बन सकती है। उन्होंने शीट बना ली और उसको फिर मेटल के ही तार से उड़ाने लगे, है ना, मेटल के तार से बांध के ऊपर छत पे, चर्च वगैरह के ऊपर ही कोई ऊंची सी बिल्डिंग होती है वहाँ पर उड़ाने लगे। जब बिजली, और उसमें उन्होंने क्या डाल दिया, वहीं से उस मेटल के तार से उन्होंने एक बैल भी कनेक्ट की। शायद आपने बहुत कहानी सुनी होगी पहले, इसके पीछे कितनी सच्चाई है वो पता नहीं, शायद 8th में ये कहानी हुआ करती थी। तो जैसे ही अब ऊपर थंडर स्ट्रॉम हुआ, बिजली चमकी, तो वो बैल से आवाज़ आने लगी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा देखो ये बैल चलने लग गई, बैल चलती है इलेक्ट्रिसिटी में, तो पक्का ऊपर क्या था, इलेक्ट्रिसिटी ही थी, कोई ऐसा भगवान डरा किसी को नहीं रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन को झटका नहीं लगा, क्या वो मरे नहीं, तो इसकी बहस हमें नहीं करनी है ना। अब मैंने कहा ना कि ये कितनी सच्चाई है इस कहानी में ये नहीं पता, लेकिन फिर भी लोगों ने बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात नहीं मानी कि इसमें तुमने खुद तो कुछ प्रूफ किया ही नहीं, वो तो ऊपर भगवान जी ने बिजली चमकाई, तुम चमका के दिखाओ तो मैं मानूं, है ना। तो फिर अब इस चैलेंज को लिया जे थॉमसन ने। अब किसने लिया इस चैलेंज को, जे थॉमसन ने। और ये पीछे पड़ गया कि यार चलो मैं लैब में करके दिखाता हूं तुम्हें, मैं समझाता हूं कि यार ये तुम लोगों को डराना बंद करो, मैं तुम्हें ये लैब में बिजली चमका के दिखाता हूं, जो बिजली वहां पर चमक रही थी वो।
मैं बिजली पैदा करके दिखाता हूँ, मैं रोशनी चमका के दिखाता हूँ, तब तो मानोगे। जे थॉमसन ने ऐसा किया। अब जे थॉमसन ने अपना पूरा स्टडी करना शुरू किया, सारी चीज़ों को नोट डाउन करना शुरू किया। उन्होंने ये देखा कि यार ऊपर बिजली चमकती है तो ऊपर के एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें थी। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, है ना, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, हाई एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो होता क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझते हो बेटा? हवा का दबाव। नहीं समझते हो तो समझ लो। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर, हमारा जो अर्थ है उसका एटमॉस्फेयर है, मतलब दबाव, हवा तो हमारे आसपास है ही। अब जो हमारे एटमॉस्फेयर की जो एयर है, वो एयर धरती पर कितना प्रेशर बना रही है, उसी प्रेशर को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो, हाइट बढ़ती जाती है, आप पहाड़ वहाड़ पर चढ़ गए हो, कहीं बहुत ज़्यादा हाइट पर हो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, हवा का दबाव कम हो जाता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा लोग जब पहाड़ वगैरह चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल उतनी एयर मौजूद नहीं है, मतलब प्रेशर बहुत कम है हवा का, एयर का प्रेशर बहुत कम है। एयर का जो प्रेशर है वो कम है। ये किसने कंक्लूजन किया? जे थॉमसन ने, कि ऊपर बिजली चमकती है, तो ऊपर बिजली चमक रही है तो क्या क्या खासियत है ऊपर? तो ऊपर एक खासियत तो ये है कि प्रेशर कम है। दूसरी बात, हाइट पर एक चीज़ और भी उन्होंने नोटिस की कि जब हम हाइट की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइट होती है, तो हाइट पर वहाँ पर सारी गैसेस नहीं है। जैसे यहाँ नॉर्मल एयर नहीं है, वहाँ पर जैसे ऑक्सीजन नहीं है इतना अच्छे से, CO2 नहीं है इतना अच्छे से। वहाँ पर कौन सी गैसेस हैं? ओनली फ्यू गैसेस, फ्यू गैसेस। इनफैक्ट कौन सी गैसेस? इनर्ट गैसेस। इनर्ट मतलब जो किसी से रिएक्ट ना करे, इनर्ट गैसेस पाई जाती हैं। इनर्ट गैसेस आर फाउंड, जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, ऐसी गैस, हीलियम वगैरह पाई जाती हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में। ये दो चीज़ें थॉमसन ने कॉन्क्लूड कर ली। ये दोनों चीज़ें देखो बेटा पेज नंबर 2 पे लिखी हुई हैं, चेक करो पेज नंबर 2 पर। लिखा कि अगर हाइट ज़्यादा होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, हाइट ज़्यादा होगी तो लेस नंबर ऑफ गैसेस इज प्रेजेंट, ओनली इनर्ट गैसेस कैन बी फाउंड। सिर्फ इनर्ट गैसेस ही पाई जाएंगी ऊपर एटमॉस्फेयर में। ये करने के बाद उन्होंने क्या किया कि इन्होंने थॉमसन करना क्या चाह रहे थे? थॉमसन उन प्रीस्ट लोगों की बात को झूठा साबित करना चाह रहे थे और बिजली चमकाना चाह रहे थे यहाँ पर धरती पर, है ना, अपनी लैब में, ताकि लोगों को डराना बंद किया जा सके। अब ये सोचते हुए उन्होंने दो चीज़ों का पता लगा लिया कि अगर मुझे बिजली चमकानी है तो मुझे प्रेशर कम करना पड़ेगा और मुझे इनर्ट गैसेस लेनी पड़ेंगी। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाया। कैसे बनाया? उन्होंने एक कांच का ट्यूब लिया, जैसे ट्यूबलाइट होती है वैसे उन्होंने एक कांच की ट्यूबलाइट सी बनाई, ठीक, कांच की एक ट्यूबलाइट सी बना ली, ठीक है। ये लो, ये पहले देखते रहना अच्छे से, फिर समझना, फिर अपनी कॉपी में इसको बनाना, ठीक है। उन्होंने ऐसे एक ट्यूब जैसा बना लिया और इस ट्यूब में उन्होंने क्या लगाया? ये जो चीज़ है ये है वैक्यूम पंप। ये क्या है? वैक्यूम, VACUUM। स्पेलिंग पे ध्यान दो बेटा, वैक्यूम की स्पेलिंग बार बार लोग बच्चे गलत देखते हैं। वैक्यूम पंप ये उन्होंने लगाया। वैक्यूम पंप क्यों लगाया? क्योंकि वो यहाँ से इसको ओपन करने से, वैक्यूम क्लीनर देखा है, वो सारी हवा खींच लेता है, वैसे ही ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक तरह का वैक्यूम पंप लगाया। हम इसे जब उसे ऑन करेंगे तो ये अंदर से पूरी हवा बाहर खींच लेगा। अब हवा बाहर खींच लेगा तो अंदर का प्रेशर तो रिड्यूस हो जाएगा, अंदर हवा बचेगी ही नहीं, हवा बचेगी नहीं तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, सही है। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पर दो रॉड लगाई। एक रॉड लगाई उन्होंने इस तरफ और एक रॉड लगाई इन्होंने इस तरफ, ठीक है। ये दो रॉड इन्होंने यहाँ पर लगाई, एक इस तरफ लगाई, एक इस तरफ लगाई। अब इन दोनों रॉडों को इन्होंने बैटरी के
वही रियोस्टेट वगैरह, स्टेबलाइजर वगैरह का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी सी बैटरी से लगा दिया। ये नेगेटिव से जोड़ी है, ये लो, ऐसे इन्होंने एक बहुत बड़ी बैटरी से इसको जोड़ दिया। सही है। अब ये बैटरी का नेगेटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव, ठीक है। अब अंदर प्रेशर रिड्यूस हो चुका है। इसकी लंबाई कितनी थी? इस रॉड की लंबाई थी यहाँ से लेकर के, ये जो लंबाई थी, डिस्टेंस थी यहाँ से लेकर के, ये 1 मीटर की थी। ये रॉड, ये जो ग्लास ट्यूब था वो कितना लंबा था? 1 मीटर लंबा था, ठीक है। अंदर कौन सी गैस भरी? हीलियम। हीलियम गैस भरी, क्योंकि हमें उन्होंने क्या पता कर लिया था कि अगर बिजली चमकानी है तो ऊपर जैसा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, जैसा अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में होता है, कि यहाँ प्रेशर कम रखना है। प्रेशर कम रखने के लिए क्या किया? वैक्यूम पंप लगाया जो प्रेशर रिड्यूस कर देगा, ठीक। फिर यहाँ पर इन्होंने 1 मीटर दूर 2 रॉड लगा दी। इसको इन्होंने, ये बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है तो ये नेगेटिव रॉड हो गई। ये कैसी रॉड हो गई? इसको यहाँ बना देते हैं, ये नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है। ये पॉजिटिव है क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर क्या किया इन्होंने? इसको बोल रहे हैं कैथोड। नेगेटिव से जुड़ा है तो इसको कैथोड नाम बोला, याद रखना, कैथोड बोला। और इसको बोला एनोड। इसको क्या बोला? एनोड, थॉमसन ने। अब उन्होंने क्या किया? जैसे प्रेशर रिड्यूस कर दिया और वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया। वोल्टेज कैसे बढ़ाना शुरू किया? स्टेबलाइजर वगैरह की मदद से वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाया, रियोस्टेट वगैरह की मदद से वोल्टेज बढ़ाया। और जैसे ही वोल्टेज 10,000 के आसपास पहुंचा, 10,000 वोल्ट के आसपास पहुंचा, तो उन्हें क्या दिखा? ध्यान से सुनना। उन्हें यहां पर इस कांच पर, है ना, इस तरफ एनोड की तरफ उन्हें एक चमक नजर आई। किसको? थॉमसन को। थॉमसन को एक चमक नजर आई, किस तरफ? एनोड की तरफ, ठीक है। एनोड की तरफ वाली जो रॉड थी, एनोड की तरफ का जो कांच था, जो एनोड की तरफ वाला कांच का हिस्सा था, वो चमकने लगा, है ना। चमक को हम कहते हैं फ्लोरोसेंट, FLUORSCENT, फ्लोरोसेंट। हिंदी में लिख देता हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं? सही तो लिख रहा हूं, चमक। ये लो, क्या कर दिया मैंने? ये बहुत अच्छे। मेरी एक तो तबीयत खराब, ऊपर से राइटिंग खराब, ऊपर से सारी चीज़ें खराब चल रही हैं, ऊपर से लॉकडाउन चल रहा है, वाह। तो खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि यहाँ पर ये चमक उन्हें यहाँ नज़र आने लग गई। और थॉमसन ने फिर सारे लोगों को बुला लिया कि देखो, मैंने चमक के यहाँ पर प्रोड्यूस करके दिखा दी, मैंने यहाँ रोशनी प्रोड्यूस करके दिखा दी। भगवान जी तो जो रोशनी प्रोड्यूस करते थे वो सिर्फ 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए करते थे। मैंने यहाँ पर ये जो फिनोमिनन था, ये जो चमक थी, वो कम से कम 1-2 मिनट के लिए दिखाई दे रही थी। इसको उन्होंने कहा कि यार थॉमसन, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। और यहाँ के बाद, इसके बाद थॉमसन को सर जे थॉमसन बोलने लग गए। लोगों ने रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया कि भैया आज से आपका नाम हो गया सर जे थॉमसन, कि तुमने तो चमक करके दिखा दी, तुमने तो यहाँ से चमक को, यहाँ से तुमने बता दिया कि तो चमक आई कैसे। अच्छा, फिर थॉमसन खुद ही सोचने लगे यार ये चमक आई कैसे होगी। तो उन्होंने कुछ ये अंदाजा लगाया कि मुझे चमक कहाँ दिख रही है? मुझे चमक दिख रही है यहाँ पर, पॉजिटिव की तरफ, उस तरफ नजर आ रही है। तो पक्का कैथोड से कुछ ना कुछ निकला होगा, कैथोड से कोई ना कोई चीज निकल रही होगी, कैथोड से कोई चीज निकल रही होगी जो कि कहाँ जा रही होगी? एनोड की तरफ जाके टकरा रही होगी। और यहां पर इसी के टकराने की वजह से रोशनी दिखाई दे रही है, चमक दिखाई दे रही है ना। अच्छा, फिर ये एक्सपेरिमेंट हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम बेटा आपको पेज नंबर 1 पे मिल जाएगा। फिर देखो पेज नंबर 2 पे आते हैं। अब ये इस एक्सपेरिमेंट को, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को इन्होंने नाम दिया कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे क्यों कहा? ट्यूब क्यों है? देखो, ट्यूब तो कांच का बना है, ट्यूबलाइट का है, इसीलिए बोल रहे हैं ट्यूब। कैथोड रे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, शायद कैथोड से कुछ निकल रहा था, एनोड की तरफ जा रहा था।
क्या निकल रहा था, रेज निकल रही थी, है ना, यहां से कुछ ऐसी रेज निकल रही थी जो कि चमक के फॉर्म में वहां दिखाई पड़ रही थी। तो इसीलिए थॉमसन ने इसको नाम दिया कैथोड रेज, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को नाम दिया कैथोड रे ट्यूब, शॉर्ट में कहते हैं सीआरटी। सीआरटी जो पहले कंप्यूटर के वो आते थे मॉनिटर, उनमें होता था, जो टीवी आते थे पहले बड़े बड़े ऐसे बड़े डब्बे टाइप के, उनमें होता था, ठीक। पिक्चर ट्यूब भी कहते थे इसको, लेकिन अब तो खैर टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। जब आप इंजीनियरिंग वगैरह में कभी पहुंचोगे तो आपको सीआरटी वगैरह वहां पर देखने मिलेगा। अच्छा, फिर यहाँ पे उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट जो किया है वो आपको पेज नंबर 2 पे लिख करके दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पेज नंबर 2 पे चेक करो। कैथोड रे ट्यूब was discovered by Sir J.J. Thomson in 1877। 1877 में J.J. थॉमसन ने कैथोड रे, अभी इलेक्ट्रॉन नहीं डिस्कवर हुआ, यही चीज इलेक्ट्रॉन बनी आगे जाके, कैसे इलेक्ट्रॉन बनी वो बताएंगे आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने किया क्या है वो देखो। ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इन विच ही यूज्ड अ सक्शन पंप, सक्शन पंप बोलो, वैक्यूम पंप बोलो। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें जो करना क्या चाह रहे थे, वो चमक लाना चाह रहे थे बस, है ना, कि बिजली चमकाना चाह रहे थे वो, ताकि लोगों को डराना बंद करें भगवान के नाम पर, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने एक सक्शन पंप लिया, सक्शन पंप कहो, वैक्यूम पंप कहो, एंश्योर दैट द प्रेशर इज लो, जिसकी वजह से जो काम क्या करेगा, अंदर ट्यूब के अंदर प्रेशर कम करेगा। एक बैटरी ली उन्होंने जिससे हाई वोल्टेज करंट मिलेगा, ठीक है। एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग रियोस्टेट भी कहते हैं, स्टेबलाइजर काम है उसका, ठीक। बैटरी टू गिव अ हाई वोल्टेज करंट एज लाइटनिंग हैव, जो कि जो ऊपर होता है ना लाइटनिंग में, जो थंडर स्ट्रोम में होता है, उतना ही करंट पाया जा सके, इसलिए उन्होंने बैटरी वगैरह का इस्तेमाल भी किया। फिर टू सी दैट लाइटिंग कैन प्रोड्यूस एट हाई वोल्टेज, और ये देखना चाह रहे थे कि लाइटिंग हो सकती है क्या हाई वोल्टेज पर, और उन्होंने क्या लिया, 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब, हीलियम गैस कैथोड एंड एनोड प्लेट, और क्या लिया, 1 मीटर लंबा ट्यूब लिया, हीलियम गैस ली, देखो हीलियम गैस लिखी हुई है, हीलियम गैस ली, एनोड एंड कैथोड की प्लेट ली। एनोड एंड कैथोड आप किसी भी चीज़ का बना सकते थे, लेकिन एनोड कोई भी मेटल का ले लो, जनरली ज़्यादातर मेटल वो लो जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, जैसे कि एल्यूमिनियम, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सिल्वर ले सकते थे, लेकिन वही महंगा महंगा आता है ना, कोई भी, इसका शेप साइज, इसका मटेरियल, इसका शेप साइज मटेरियल, किसी भी प्लेट का, किसी भी एनोड या कैथोड का मटेरियल फर्क नहीं डालेगा एक्सपेरिमेंट पर, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर जब एक एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, लोगों ने कह दिया अरे भैया सर जे थॉमसन तुमने तो चमक दिखा दी, तुम तो बड़े बड़े आदमी हो गए ये वो, तो वो थॉमसन वहीं पर नहीं रुके, है ना। जैसे आप लोग मान लो, हम लोगों में और आप लोगों में क्या अंतर है, या थॉमसन में क्या अंतर है, थॉमसन ने यार पीछे पड़ गए कि यार अभी मैं और जानूंगा इस चीज़ को, अभी मैं इसको और भी आगे समझूंगा कि ये क्या हुआ। वो वहीं पर नहीं रुके, चाहते हम लोग क्या, जैसे आप लोग हो 10th पढ़ लिया बहुत है, अब रुक जाओ, 11th 12th पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया, खूब मेहनत की, और उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया, उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट रखा, और सेम एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने इसमें क्या चीज़ की वो देखो। सेम एक्सपेरिमेंट में कुछ उन्होंने मॉडिफिकेशन किए, और ये बताना चाहते थे कि ये जो यहाँ से निकल रहा है वो चमक जो दिख रही है, वो चमक कहाँ से आ रही है, वो चमक क्यों आ रही है ना। तो उन्होंने क्या किया, वो क्रिश्चियन थे, कौन, अच्छा ये आपको ये डायग्राम जो है वो कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में पुराने बुक में, पुराना देखो 2 एडिशन है, न्यू एडिशन एंड ओल्ड एडिशन। जिसके पास बुक नहीं है वो डाउनलोड कर लो बेटा, गूगल क्रोम पर लिखना, या फिर मेरे को बोल देना मैं भेज दूंगा, गूगल क्रोम पर लिखना स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनसीईआरटी पीडीएफ, ठीक है, वहां से क्लिक करना मिल जाएगा। तो पेज नंबर 27 के आसपास आपको यहां पर ये चीज मिलेगी, ठीक है, 27 के आसपास ये डायग्राम मिल जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया, पुरानी किताब हो गई थी 27, नई किताब हो गई थी 29, ओके। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर वो क्रिश्चियन तो थे ही, तो उन्होंने यहाँ बीच में कहीं अपना जो लॉकेट होता था, ये क्रिश्चियन लोग अपने गले में क्रॉस पहनते हैं ना, प्लस वाला निशान, वो इन्होंने यहाँ लटका दिया, ऐसे यहाँ पर हैंग कर दिया, यहाँ पर हैंग किया। मैं दोबारा बनाऊं, देखो दोबारा बनाते हैं, वैसे इसी में काम बन जाता बट दोबारा बनाने की ज़रूरत थी नहीं, बना देते हैं।
क्या किया, थॉमसन की ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गई, चमक वमक दिखने लग गई, लेकिन अभी उन्होंने इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचे हैं वो, है ना। अब उन्होंने और उसको जानने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट किया। दोबारा से रिपीट कैसे किया, उन्होंने वही रॉड ली, ठीक, ट्यूब लिया पूरा, ये लो, वैक्यूम पंप वगैरह भी लगाया, सब किया, वैक्यूम पंप लगा दिया, और ये कैथोड और ये एनोड। बीच में उन्होंने क्या किया, बीच में उन्होंने एक क्रॉस लगाया, जो लॉकेट था उनके गले में वो बना दिया, ठीक है। अब ये जो क्रॉस उन्होंने बनाया, ये तुम्हारा एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। बैटरी वैटरी लगा दी पूरा, ये लो, सब आपको, ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक। अब यहां पर हुआ क्या, ये इन्होंने देखा कि यहां से कुछ रेडिएशंस निकलती थी। अच्छा, उन्होंने यहां पे क्या देखा कि इस क्रॉस की इमेज यहां पर बन गई, एनोड की तरफ यहां बन गई, ये लो, ये क्रॉस की जो इमेज थी वो शैडो, ये जो शैडो थी ना क्रॉस की, ये परछाई यहां बन गई, ये लो, शैडो बन गई क्रॉस की। अब यहां से उन्होंने ये फाइनलाइज किया कि पक्का कुछ तो यहां से निकला, कैथोड से कुछ तो रेडिएशंस यहां से निकली, जो कि क्रॉस की वजह से, देखो शैडो कब बनती है, जैसे इस हाथ की शैडो कब बनेगी, जहां यहां से लाइट पार जा रही है वो तो दिखेगा नहीं, है ना। ये देखो, ये गया, ये वाला पोर्शन विजिबल है, जो लाइट को रोक लेगा वो चीज वहां पर ब्लैक दिखाई देगी। तो क्रॉस को ये पार नहीं कर पाए, यहां से निकल गई, यहां से निकल गई, यहां से निकल गई, एक पूरा क्रॉस जो था वो लाइट को रोक रहा था उतना पोर्शन, और वो चीज यहां दिखने लगी, है ना। तो उन्होंने यहां से अनुमान लगाया, यहां से उन्होंने एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि यार कैथोड से ना, यहां से उन्होंने एक अंदाजा लगाया, कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं और जिन्हें मैं कैथोड रे कहूंगा। क्या कहूंगा, थॉमसन ने कहा कि कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं जिन्हें मैं कैथोड रेज कहूंगा, और कैथोड रेज पक्का कैसी होती हैं, नेगेटिव चार्ज होती हैं। कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं, क्योंकि ये कहां जा रही हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, है ना। देखो, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही हैं इसलिए नेगेटिव कह सकते हो, या फिर ये किसकी तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होता है, नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव। तो इसलिए उन्होंने यहां से नाम दिया इन रेस को कैथोड रेज, जैसे लिखा हुआ है। अच्छा, एक तो फिर नोट है पेज नंबर 2 पे, फिर क्रॉस लॉकेट एक्सपेरिमेंट बना हुआ है, देखो थॉमसन का क्रॉस लगा हुआ है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये आपको शायद कोई और नहीं बताएगा, ठीक है। नोट है, शेप साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ कैथोड प्लेट डज नॉट मैटर। आप किसी भी शेप साइज का लगाओ, कैथोड एनोड कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेक कैथोड ऑफ सच अ मेटल विच लूजेस इलेक्ट्रॉन रेडियली लाइक दैट ऑफ एल्यूमिनियम। वैसे तो आप किसी भी मटेरियल का लगा सकते हो यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा अच्छा से, अब ऐसा मटेरियल मत लगा देना जो कि कंडक्टिव ही ना हो, जो कि यहाँ से रेडिएशन निकाले ही ना, क्योंकि यही रेडिएशन क्या है, यही रेडिएशन आगे जाके क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इन्हीं रेडिएशन को इलेक्ट्रॉन बोला थॉमसन ने आगे। इलेक्ट्रॉन क्यों बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एनिमी, स्पेलिंग देखते रहना है, एनिमी MEY होना चाहिए यार, देख लेना स्पेलिंग अपने हिसाब से, एनिमी ऑफ पॉजिटिव, एनिमी ऑफ पॉजिटिव। ये किसका मतलब है, इलेक्ट्रॉन का मतलब है एनिमी ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। और हमें मालूम है पॉजिटिव नेगेटिव तो आपस में अट्रैक्शन रखते हैं, मतलब पॉजिटिव का दुश्मन नेगेटिव है, नेगेटिव का दुश्मन पॉजिटिव है ना। तो इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव का दुश्मन, और ये कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब कौन हुआ, पॉजिटिव का दुश्मन। तो इसीलिए इन रेज को ही इलेक्ट्रॉन कहा गया आगे जाके। तो ठीक है, यहाँ पर थॉमसन ने ये क्रॉस लॉकेट एक्सपेरिमेंट किया, और क्रॉस लॉकेट एक्सपेरिमेंट से पेज नंबर 3 पर देखो, पेज नंबर 3 पे है कॉन्क्लूजन। क्या लिखा हुआ है, बिकॉज दीज रेज आर फ्रॉम कैथोड, क्योंकि ये रेज कहाँ से आ रही हैं, ये रेज कैथोड से आ रही हैं, बिकॉज दीज रेज आर फ्रॉम कैथोड, hence called cathode rays, इसीलिए क्या कहा गया, इसको कैथोड रेज कहा गया। एंड
दिस एंड ट्यूब इज कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब, और इस पूरे ट्यूब को क्या कहा गया, इस ट्यूब को कहा गया कैथोड रे ट्यूब, CRT, कैथोड रे ट्यूब कहा गया। एज दीज रेज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड, ये रेज कहाँ अट्रैक्टेड हो रही हैं, एनोड की तरफ। एनोड कैसा है, पॉजिटिव है। इट मीन्स दैट इज लगा ना I.E, दैट इज दे आर नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब क्या है, ये रेज कैसी हैं, ये रेज कैसी हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये रेज नेगेटिवली चार्ज हैं। ठीक है, हैंस टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन। और जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन। ग्रीक भाषा में नेगेटिव चार्ज को ही इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कुछ इस तरह से हुई, इन्हीं रेडिएशंस को इलेक्ट्रॉन बोला गया। ठीक है, अच्छा फिर एक और बात, ये जो एक्सपेरिमेंट था वो 10,000 वोल्टेज पे हो रहा था। कितने वोल्टेज पर, 10,000 वोल्टेज पर, 1, 10, 100,000, 10,000, 10,000 वोल्टेज पर। लेकिन यार थॉमसन ने सोचा कि यार बार बार मैं ये एक्सपेरिमेंट कराऊंगा तो 10,000 वोल्टेज तो यार बहुत मुश्किल करंट है, और मान लो कहीं गलती से थॉमसन ही चिपक गए तो 10,000 में तो उनकी तो वाट लग जाएगी। तो इसीलिए क्या किया, थॉमसन ने कुछ और तिगड़म लगाई इसमें। हालांकि ये पूरा काम कर चुके थे, लेकिन फिर उन्होंने और तिगड़म लगाई और उन्होंने कुछ ऐसे तरीके खोज निकाले जिससे वो करंट को और कम कर पाए। जो 10,000 वोल्टेज पे जो काम हो रहा है, उस काम को वो 2,000 वोल्टेज पर भी करा पाए। कैसे करा पाए 2,000 वोल्टेज पर, उन्होंने कुछ काम किए, 4 मेथड लगाए। देखो लिखा है पेज नंबर 3 पे, 4 फैक्टर्स टू रिड्यूस द अप्लाइड वोल्टेज आर, कि जो अप्लाइड 10,000 वोल्टेज पे जो काम हो रहा था उसको कम करने के लिए थॉमसन ने क्या मेहनत की। पहले तो उन्होंने जो 1 मीटर लंबी रॉड थी, 1 मीटर लंबी रॉड थी, उसको 10 से 30 सेंटीमीटर का कर दिया। जो लंबाई थी पहले ट्यूब की, जो 1 मीटर की थी, उसको उन्होंने शॉर्ट किया, शॉर्ट कर दिया उस ट्यूब को। ठीक है, शॉर्ट करने से क्या हुआ, अब शायद डिस्टेंस कम है तो हमें ट्रेवलिंग कम करनी पड़ेगी रेस को, है ना, तो लो शॉर्ट बना दिया ट्यूब छोटा कर दिया। दूसरी बात, प्रेशर और कम किया। प्रेशर कितना कर दिया, प्रेशर कर लिया उन्होंने 1 से लेकर 10 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg भी प्रेशर की यूनिट होती है। ब्लड प्रेशर हम इसी में नापते हैं। धीरे धीरे सब समझ में आएगा, टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है, मेरे साथ बने रहिए। केमिस्ट्री में मैं तुम्हें मास्टर बना दूंगा, केमिस्ट्री में 1 नंबर की केमिस्ट्री हो जाएगी। तुम्हें केमिस्ट्री में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना कर लो, केमिस्ट्री लाजवाब शानदार हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस कम किया दोनों रॉड के बीच का। ठीक है, दोनों रॉड के बीच का डिस्टेंस कम किया, है ना। रॉड किसी भी शेप साइज की बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कर लिया, प्रेशर भी कम कर दिया। अंदर कौन सी गैस भरी, हीलियम भरी, है ना। कौन कौन सी गैस, हीलियम ले सकते थे, आर्गन ले सकते थे, नियोन ले सकते थे, ऐसी ही गैस इस्तेमाल की, मतलब जो इनर्ट है वही इस्तेमाल की। और जो प्लेट लगाई, वो प्लेट लगाई एल्यूमिनियम की, किसी भी मेटल की नहीं लगाई, प्लेट एल्यूमिनियम की लगाई, क्योंकि एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। फिर ये जो काम करने के बाद वो देख पाए आफ्टर दिस मॉडिफिकेशन, देखो लिखा है ना, बाय रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्रेशर अप्लाइड इतना, यूजिंग इनर्ट गैसेस लाइक, उन्होंने ये सब इनर्ट गैसेस यूज की। अब ये सारे मॉडिफिकेशन करने के बाद, आफ्टर दिस मॉडिफिकेशन, सर जे थॉमसन वाज एबल टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट एट 2000 वोल्टेज। ये एक्सपेरिमेंट जो पहले 10,000 पे हो रहा था, ये एक्सपेरिमेंट अब कितने पर होने लगा, ये एक्सपेरिमेंट अब 2000 वोल्टेज पर होने लगा। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पेडल लगा दिया। एक पेडल मतलब एक यहां पर बीचों बीच एक उन्होंने पेडल लगाया। पेडल मतलब समझते हो, पंखड़िया, बच्चे नहीं खेलते, वो मेले में ऐसे अपन ऐसे पकड़ के जाते थे ना, ऐसे घुमाते थे, वो वैसे घूमने लगता है, पंखड़िया टाइप का। ऐसे अपन तेजी से चलाते हैं तो वो गोल 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 घूमता है, पंखड़िया डाल लो। यहाँ उन्होंने क्या किया, एक पंखड़िया टाइप की लगा दी, लिखा है ना पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर अभी भी देखो थॉमसन को चैन नहीं मिला। उन्होंने रेस बता दी कि ये चमक जो थी वो कैथोड रेस से निकल रही, कैथोड से निकलने वाली रेस थी, इन रेस पर नेगेटिव चार्ज था, इनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अभी भी उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि वो थॉमसन थे, पूरा डिटेल में जाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर पेडल लगाया।
अब उन्होंने ये देख रहे थे, वो ये देख रहे थे क्या ये जो रेज हैं इनमें कोई फोर्स लगाने की ताकत है, क्या ये रेज फोर्स लगा सकती हैं, क्या ये रेज पार्टिकल नेचर रखती हैं। मतलब अगर यहां पर फोर्स होगा तो ये पार्टिकल भी होगा, है ना, पार्टिकल होगा तो इसका कोई मोमेंटम, इसकी वेलोसिटी कुछ तो होगी। तो उन्होंने यहां पर एक पेडल रखा, और पेडल रखा तो ये देखा कि पंखड़ियां तो घूमने लग गई। पंखड़ियां क्या होगा, वो पंखड़ियां घूमने लगी। बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है यार, बहुत तबीयत, पता नहीं मैं क्या ही पढ़ा रहा हूं, बट इतना भी खराब नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है। शायद इतना डिटेल में थॉमसन के सारे एक्सपेरिमेंट आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये पंखड़ियां घूमने लगी, पंखड़ियां घूमने लगी यहां पर। फिर यहां से इन्होंने ये कहा, कंक्लूजन क्या निकला वो आएगा बेटा पेज नंबर 4 पर। ये उन्होंने एक पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने सिर्फ चमक दिखाई। चमक दिखाने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना क्रॉस लॉकेट लगाया। क्रॉस लॉकेट दिखाने से क्या पता चला कि यहां से कुछ निकल रहा था, कैथोड से, एनोड से कुछ नहीं निकला। चमक से, ये तो देखो जो पहला एक्सपेरिमेंट था थॉमसन का, उसमें तो सिर्फ चमक दिखाई दी, उसमें कैथोड से आया, एनोड से आया, ऐसा कुछ पता नहीं चला। लेकिन उन्होंने जब क्रॉस रखा, अपना लॉकेट रखा बीच में, तो पता चला कि एनोड से कुछ नहीं आया, कैथोड से आया। ठीक है, कैथोड से रेज निकली। फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, यहां पेडल रख दिया। पेडल रखने से क्या पता चला कि इन रेज में तो ताकत थी, इन रेज में तो फोर्स लगाने की ताकत थी। तो इन रेज को क्या कहा, इन रेज को बोला कि इन रेज में तो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर है, तभी तो ये फोर्स लगा पा रहे हैं। अच्छा, पार्टिकल नेचर है तो इसकी वेलोसिटी भी होगी, है ना, क्योंकि जाके धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है तो स्पीड तो होगी ना, वेलोसिटी स्पीड लगभग एक ही चीज है। तो फिर स्पीड भी होगी तो मोमेंटम भी होगा, है ना, क्योंकि पार्टिकल है तो यार पार्टिकल का कुछ तो वजन होगा, भले ही ना के बराबर सही, और वजन होगा तो मोमेंटम होगा, सब धीरे धीरे आएगा समझ में। तो पेज नंबर 4 पे देखो कंक्लूजन, जो पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट था उससे क्या कहा इन्होंने, थॉमसन ने, फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट we conclude that the rays have particle nature, it means they have mass, velocity और momentum। यहां से हम ये कह सकते हैं पंखड़ियां घुमा रहा है, इसका मतलब इसमें पार्टिकल नेचर है, इसकी वेलोसिटी भी होगी, और वेलोसिटी है, मोमेंटम होगा, मास होगा, सब कुछ होगा इसमें। तो सही है, तो ये सब बातें यहां से निकल के आई। अच्छा, फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। अब मैं क्या करूं बेटा, किया तो किया, यहां से इन्होंने एक चार्ज भी बताया कि पार्टिकल है तो पार्टिकल का चार्ज बता दो। अच्छा, वो एक्सपेरिमेंट कैसे कि, हालांकि चार्ज हम पहले ही बता चुके हैं, हालांकि चार्ज तो पहले ही कंफर्म हो चुका था कि वो तो नेगेटिव से आ रहा था, तो नेगेटिव चार्ज हुआ। बट फिर भी एक बार और कंफर्म करने के लिए ये ट्यूब, ये लो, ठीक है, वो वैक्यूम पंप लगा देते हैं, बार बार भूल जाता हूं, ये लो, ये रॉड, कैथोड एनोड, और यहां इन्होंने क्या किया, यहां इन्होंने 2 प्लेट लगाई। ठीक है, ये दो प्लेट लगाई ऐसे, इसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा, इसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा। ये लो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो प्लेट उन्होंने लगाई थी, किसने, थॉमसन ने, ये 2 प्लेट लगा दी ऐसे, है ना। ये सारा एक्सपेरिमेंट आपको वहां पे मिलेंगे, सब बुक और डायग्राम वायग्राम बने हुए हैं। पूरा उन्होंने ये लो, ये पूरा वही 2000 वोल्टेज वाली स्कीम, ये देखो यहां पर, ठीक है, ये ऐसे। अब यहां से जो रेज निकल रही थी वो सीधी जाती, लेकिन ये सीधी नहीं गई। ये कैसे गई, क्योंकि ये हमें मालूम है ये कैसी रॉड है, नेगेटिव है ना, ये कैसी है, पॉजिटिव। कैथोड नेगेटिव होती है, एनोड पॉजिटिव होती है, ये बैटरी के नेगेटिव से जुड़ी हुई है। तो यहां से जो रेज हमें मालूम है कैथोड से निकलता है, कैथोड से रेज निकलती है, कैसे पता चला, क्रॉस लॉकेट एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो यहां से जो रेज ये सीधी निकल रही थी, या मुड़ गई, ऐसे गई, ये यहां पर अब कोई चमक वमक नहीं दिख रही। ये चमक कहां दिखने लगी, ये चमक दिखने लगी ऊपर, यहां, ये चमक यहां दिखने लगी। अब ये चमक यहां दिखने लगी, इसका मतलब क्या था, ऊपर कौन था, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव प्लेट ही तो लगा रखी है ऊपर, तो पक्का ये कंफर्म हुआ कि कैथोड, जो कैथोड से चीजें निकल रही थी वो कैसी चार्ज थी, ये रेज कैसी थी, ये रेज थी नेगेटिव चार्ज, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं।
देखो तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई, इन्हें सीधा जाना चाहिए था लेकिन सीधा नहीं गई। क्यों नहीं सीधी गई? क्योंकि यहां पर हमने तो अब बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है ना। देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होती तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाती, नीचे मुड़ जाती। ये लोग नेगेटिव चार्ज थे तभी तो ये ऊपर मुड़ गए, पॉजिटिव की तरफ मुड़ गए, है ना। इससे हमें ये प्रूव हुआ कि कैथोड रेज फिर से कैसी थी? नेगेटिवली चार्ज थी, ठीक है, जो कि पहले भी प्रूव हो चुका था। तो क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम अबव वी कैन से दैट द पार्टिकल प्रेजेंट इन द रेज, जो पार्टिकल इन कैथोड रेज में प्रेजेंट है वो नेगेटिवली चार्ज है। हेंस दिस एक्सपेरिमेंट फाइनली लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन, है ना। नेगेटिव का क्या मतलब है? ग्रीक में इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का ही जो माइनस है नेगेटिव को ही इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक्चुअल मीनिंग इलेक्ट्रॉन का क्या है? एनिमी ऑफ पॉजिटिव, एनिमी पॉजिटिव का, ठीक है। अब देखो ये जो कैथोड रेज थी इनकी कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हमें लिखनी है। ये कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टी। एक खास प्रॉपर्टी ये भी है कि कैथोड रेज, देखो कैथोड रेज की जो कैथोड रे हमेशा सीधे चलते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे जाएंगे सीधे, फिर ऐसे मुड़ेंगे, फिर ऐसे मुड़ेंगे, फिर ऐसे मुड़ेंगे, फिर ऐसे मुड़ेंगे, ऐसे नहीं। अगर मुड़ेंगे भी तो ऐसे ऐसे ही चलेंगे सीधे, फिर ऐसे सीधे ही चलेंगे। ऐसे नहीं कि ऐसे चले फिर ऐसे गोल 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 जलेबी की तरह घूम गए, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, ठीक। आप इसको डिफ्लेक्ट करा सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा मुड़ेगा, लेकिन ये हमेशा कर्व ऐसे टर्न नहीं लेगा। ये अगर जाएगा तो ऐसे, फिर ऐसे ही टर्न लेगा, फिर ऐसे ही टर्न लेगा, ऐसे नहीं, कर्व शेप में नहीं चलेगा। तो पहली लाइन तो यही हो गई कि कैथोड रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। कैथोड रेस की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। कैथोड रे फोर्स लगा सकते हैं। कैसे पता चला कैथोड रे फोर्स लगा सकते हैं? पेडल घुमाया था। अच्छा, पेडल की बजाय अगर हम यहाँ पे फॉइल रख देते, है ना, यहाँ पर हम पेडल ना लगा करके एक पतली सी फॉइल लगा देते, एल्यूमिनियम की फॉइल, तो पता है ये कैथोड रेस में छेद करके निकल जाती है। कैथोड रे इसमें छेद करके निकल जाती है, इसका मतलब कैथोड रे फोर्स लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम कैथोड रेस के बीच में, कैथोड रेस के बीच में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, बहुत ध्यान सुनना। यहां पर हुआ क्या कि जब यहां से कैथोड रेस निकल रही थी तो देखो थॉमसन का एक्सपेरिमेंट बहुत हिट हो गया, थॉमसन का नाम जगह जगह लेने लग गए लोग। तो यार बाकी लोगों को लगा कि हम भी तो करके देखें कुछ, तो थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को ही कुछ लोगों ने रिपीट करना शुरू किया। थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को ही कुछ लोगों ने रिपीट करना शुरू किया, तो कई लोग उसमें बीच बीच में बहुत सारी चीजें रखकर देख रहे थे। तो एक और वैज्ञानिक आए, विलियम रॉन्टजेन, है ना, लिखा हुआ है कॉपी में, विलियम, स्पेलिंग ये है W, क्या है भाई, WILHEM ROENTGEN, है ना। ये नाम खास है, क्यों खास है अभी समझना। इन्होंने क्या किया, यहां पर कैथोड रे ये जो निकल रही थी कैथोड रे, इनके बीच में इन्होंने हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल रखा। क्या रखा? हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल। किसके बीच में? इन कैथोड रेस के रास्ते में क्या रख दिया? हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल रख दिया, जैसे कि मॉलीबेडनम, जैसे कि टंगस्टन, याद है टंगस्टन 3000 मॉलीबेडनम रखा है इन्होंने, टंगस्टन या फिर मॉलीबेडनम। मॉलीबेडनम का सिंबल होता है MO, टंगस्टन का होता है W, मॉलीबेडनम रखा। तो जब ये कैथोड रेज जो कि नेगेटिवली चार्ज थी, ये एक ऐसे मेटल से टकराई जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल था, तो एक अजीब सी रेज बनी, कुछ अलग सी रेज बनी, जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा थी, वो हर चीज के आर पार जा सकती थी वो रेज, है ना। तो उन अच्छा ये काम करा किसने? ये काम किया इसने, इन वैज्ञानिक ने, ठीक है, थॉमसन के एक्सपेरिमेंट पर, ठीक। अब इन्होंने यहां पर कुछ नई रेज मिली, यहां से कुछ नई रेज मिली। ये नई रेज को इन्होंने नाम तो इन्हें समझ में नहीं आया कि इन रेज को मैं क्या नाम दूं, और जो चीज समझ नहीं आती उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्स मान लेते हैं। भाई क्या बोले हैं इसको? एक्स बोला, तो इसको बोला गया एक्स रेज। जो हम आज की डेट में एक्सरे करते हैं, जो आज की डेट में हम लोग एक्सरे करते हैं ना, वो एक्सरे भी यहीं से बना। जब ये कैथोड रेज, ये CRT किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल से टकराती हैं,
तो नई तरह की रेडिएशंस को प्रोड्यूस करती हैं। ये काम किया किसने था? विलियम रॉन्टजेन, याद रख लेना। एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया? रॉन्टजेन ने डिस्कवर किया। रॉन्टजेन थॉमसन के ही एक्सपेरिमेंट को दोबारा पढ़ रहे थे कि थॉमसन ने क्या काम किया हम भी समझें। तो तब उन्होंने क्या किया, रॉन्टजेन ने हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल रखा CRT कैथोड रेस के रास्ते में, और ये देखा कि जब वो कैथोड रे हाई मेल्टिंग पॉइंट से टकराती हैं तो नई तरह की रेज बनाती हैं, एक्सरेज, है ना। एक्सरेज नाम क्यों दिया? क्योंकि उस टाइम पे उन्हें कुछ नाम समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ इनको। ना तो ये कैथोड रेज हैं, ना तो ये एनोड रेज हैं, ना तो एनोड से निकल रही ना कैथोड से निकल रही। ये तो कैथोड और मेटल जब आपस में टकरा रहे तब बन रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या नाम दूं उसको, उन्होंने कह दिया चलो मैं एक्स नाम दे देता हूं, तो एक्स रेज। और आज ये एक्स रे मेडिकल फील्ड में बहुत काम की चीज है ना। तो देखो बेटा पेज नंबर 4 पर प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज दी हुई हैं, जैसे कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कास्ट शेडो एट अदर साइड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। शेडो बना सकती हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, इससे हमें ये पता चलता है। देखो शेडो तभी तो बनेगी, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ना चले लाइट तो कभी शेडो बनेगी ही नहीं, है ना। तो स्ट्रेट लाइन में शेडो बनती है। क्रॉस लॉकेट एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि हमेशा लाइट मतलब जो कैथोड रे हैं वो स्ट्रेट चलती हैं। द वेलोसिटी ऑफ कैथोड रेज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की तरह की जितनी स्पीड लाइट की है वही कैथोड रे की स्पीड भी है। When electric field is applied to the path of cathode rays, they turn towards the positive plate। हमने बताया था कि जैसे आप पॉजिटिव प्लेट लगा दोगे तो ये सारी कैथोड रे पॉजिटिव की तरफ बेंड हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पेज नंबर 5 पे आओ, पेज नंबर 5 पे है फोर्थ पॉइंट। These rays are made up of particle having definite mass। ये जो रेज हैं ये पार्टिकल्स की बनी है, इनका कोई मास वास भी तो होगा, पार्टिकल है तो मास होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैडल घुमा दिया था, पैडल घूमा तभी तो पता चला कि भैया इनमें ताकत है, इनमें पार्टिकल है, इनमें फोर्स लगाने की ताकत है। या कोई फॉइल रख देते, पतला सा कोई फॉइल रख देते, मॉलिब्डेनम वगैरह का नहीं, एल्यूमिनियम वगैरह, कोई पतला सा फॉइल, उसको छेद करके निकल जाता, है ना। तो इसमें ताकत है, इसमें पार्टिकल नेचर है। नेक्स्ट, दीज रेज प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंस लाइट एट द ग्लास वॉल। वो चमक तो दिख ही रही थी। नेक्स्ट, दीज रेज कॉजेस आयोनाइजेशन, आयन गैस, मतलब ये जो अंदर जो गैस भरी हुई है उसको भी आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना लिखा हुआ है। कैथोड रे प्रोड्यूसेस एक्स रेज, ये एक्स रेज वाली बात मैंने तुम्हें अभी बताई दी, ठीक है। और 5 मिनट लूंगा मैं तुम्हारे इस क्लास के। अब देखो शुरुआत से क्लास रिवाइज कराता हूँ। थॉमसन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया CRT की मदद से। लेकिन क्या थॉमसन को सपने आए थे कि आप CRT बनाओ? भगवान जी बोल के गए थे? नहीं। थॉमसन क्या करना चाह रहे थे? थॉमसन चमक लाना चाह रहे थे। जो चमक, जो लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है आसमान में, वो थॉमसन अपनी लैब में करना चाह रहे थे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? जैसा ऊपर एटमॉस्फेयर में अरेंजमेंट होता है लो प्रेशर कम गैसेस पर, वही उन्होंने यहाँ पे एक ट्यूब लिया, पहला एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर प्रेशर कम किया वैक्यूम पंप लगा के, और फाइनली उसके अंदर हीलियम गैस भरी और उन्हें चमक नज़र आ गई। चमक नज़र आने के बाद उनका नाम हो गया सर जे थॉमसन, उनको बोलने लगे। लेकिन ये चमक आई कब? 10,000 वोल्टेज पर, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? इस एक्सपेरिमेंट को और आगे किया। वो उस चमक को और समझना चाह रहे थे कि चमक क्यों आ रही है, ठीक है। फिर उन्होंने क्रॉस लॉकेट लगाया, पता चला कि कैथोड से कुछ निकलता है और उसको उन्होंने बोला कैथोड रेज, और कैथोड से निकल रहा है एनोड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ। तो उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव की साइड जा रहा है तो पक्का खुद कैसा है? नेगेटिव। तो उन्होंने कहा कि कैथोड रेज नेगेटिव होती हैं और इन्हीं को आगे जाके इलेक्ट्रॉन बोला गया। फिर उन्होंने 10,000 वोल्टेज की जगह को कम करके 2,000 वोल्टेज तक लाए। उन्होंने कम करने के लिए कुछ किया कि डिस्टेंस कम किया, प्रेशर और कम किया, ठीक है। फाइनली 10,000 की जगह वो 2,000 पर वो करा पा रहे थे। फिर उन्होंने पैडल लगा दिया एक, पैडल लगाने से ये पता चला कि इन रेडिएशन में, कैथोड रेज में तो ताकत होती है, पार्टिकल नेचर भी होता है। पार्टिकल नेचर है तो इनकी वेलोसिटी भी होगी वगैरह वगैरह। फिर वहाँ से उन्होंने पता चल गया कि यार इनमें मास भी है, भले इसमें कम सही, इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा सा तो होता होगा, जरा सा तो होता होगा, बट फिर उन्होंने
एक प्लेट भी लगा के और कंफर्म कर दिया कि यार ये जो रेज हैं इन पे नेगेटिव चार्ज ही है, और फाइनली फिर उन रेज को इलेक्ट्रॉन बोला गया कि इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है पॉजिटिव का दुश्मन, ठीक है, या फिर नेगेटिव का मतलब ही है इलेक्ट्रॉन। फिर लोग फाइनली 5 मिनट लास्ट फाइनली लोगों ने ये कहा कि थॉमसन साहब आप ये बोल रहे हो कि इनमें मास है, तो बताओ कितना मास है, ये जो इलेक्ट्रॉन है तो इसका मास बताओ, है ना, ये पार्टिकल है तो इसका चार्ज बताओ, चार्ज तो है, तुमने कहा कि नेगेटिव चार्ज है तो बताओ कितना नेगेटिव है, मास है तो बताओ कितना मास है। थॉमसन ने कहा मुझे ये नहीं पता। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया स्पेसिफिक, SPEC, क्या स्पेलिंग है भाई, SPECI है, गड़बड़ लिख रहा हूँ पक्का, नहीं सही लिख रहा हूँ, स्पेसिफिक, हाँ स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये उन्होंने बताया। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक चार्ज होता है Q/m, है ना, चार्ज बाई मास का रेशो, चार्ज बाई मास, चार्ज बाई मास का रेशो मतलब Q/m, इसको कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, है ना, ये बता गए। लोगों ने पूछा ना कि थॉमसन साहब आप ये बोल रहे हो कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो बताओ कितना चार्ज है, और तुम ये बोल रहे हो कि पार्टिकल नेचर है तो उसमें वजन भी होगा, वजन होगा तो बताओ कितना वजन है। तो थॉमसन ने कहा मुझे ये नहीं मालूम, मैं तुम्हें ये बता सकता हूं कि अगर हम इसके चार्ज के और मास के रेशो को ले लेंगे तो वो वैल्यू आएगी, चार्ज के और मास के रेशो को ले लेंगे तो वो वैल्यू आती है 1 ये तुम्हें रटना ही पड़ेगा, 1.75 × 10⁻11 कूलाम पर केजी, कूलाम पर केजी, है ना, या फिर आप इसको लिख सकते हो Q/m S इक्वल्स टू, ये हो गया 1.75 × 10⁻11 कूलाम kg-1, ठीक है, क्योंकि ये kg कूलाम अपॉन में kg है, ऊपर जाएगा तो -1 हो ही जाएगा, ठीक है, ये होता है ये चीज। अच्छा, फिर अब सवाल ये उठा कि साहब आपने ये बता कैसे दिया, वो थॉमसन ने कहा नहीं मैं तो बता रहा हूं, लेकिन मुझे ना तो ये पता है कि Q कितना है, ना मास पता है कि कितना है। फिर इसके बाद जो Q बताया, जो चार्ज बताया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये बताया मिलिकन ने, मिलिकन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ये किसने बताया, मिलिकन ने बताया। तो देखो क्या हमारे पास यहां से इस फॉर्मूले से, क्या हम इस फॉर्मूले से अगर हमें Q बाद में पता चला, कैसे पता चला ये हम अगली क्लास में बात करेंगे, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि मिलिकन ने ये Q कैसे निकाला। ये व्हाट इज Q, Q इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। आप चाहो तो यहाँ माइनस भी लगा सकते हो, वो समझने के लिए है कि ये नेगेटिव है, माइनस है, माइनस में रिपोर्ट करते हैं ना वैल्यू को, बट तुम लगाना मत, इतना ही होता है ये। फिर ये निकाला, अब मेरे पास Q है, मेरे पास S है, S की वैल्यू तो ये रही ना, देखो मेरे पास Q है, S है, तो क्या मैं M नहीं निकाल सकता हूं, तो यहां से हम M निकाल सकते हैं। देयरफॉर M इक्वल्स टू, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, चार्ज अपॉन स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, सही है, ठीक। अब देखो चार्ज कितना, ये रहा 1 ये हमें बाद में पता चला, 10⁻−19 कूलाम, ये हमें बाद में पता चला, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक चार्ज कितना, ये थॉमसन ही बता गए, 1.75 × 10⁻11 कूलाम पर केजी, ठीक। अब ये कूलाम से कूलाम खत्म, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, ये आएगा 9.1 × 10⁻−31, है ना, हाँ -31 kg, इतना आ जाएगा, है ना। या फिर आप इसको ग्राम में रिपोर्ट करोगे तो 27 ग्राम के आसपास जो भी आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट इतना लिख सकते हैं, आपकी NCERT वगैरह में दिया हुआ है 9.109 इतना।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली क्या क्या चीजें पता चल गई। देखो अब तुम्हारे को मैं होमवर्क, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो लिखा ही है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी दे दिया। होमवर्क और समझ लो, होमवर्क बेटा पेज नंबर 5 पर ही है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये है, तुम्हें पढ़ के रखना है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप, है ना, एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहाँ मिलेगा? अगर आपने बुक डाउनलोड की है तो पेज नंबर 29, ग्रीन कलर का बॉक्स, ग्रीन कलर के बॉक्स में है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अगले टर्न पर मैं इसी को समझाऊंगा। मुझे पता नहीं मैंने कैसा क्या पढ़ाया है, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर कोई और ऐड होना चाहता है तो उसे ऐड कर लेना, ठीक है। और जो लोग नहीं पढ़ना चाहते उन्हें समझा दो कि थोड़ा पढ़ लो। कोई और ऐड होना चाहता है तो उसे ऐड कर लो। अपने नए लोग हैं या पुराने लोग हैं उनको ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। नहीं तो होगा तो एक काम करूँगा, मैं ये लेक्चर 10th वाले ग्रुप में भी भेज दूंगा, उसके बाद जिसे ऐड होना हो वो ऐड हो जाए। ठीक है बेटा, और थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया है तो लाइक कर देना। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे क्या हुई, इलेक्ट्रॉन पर क्या मास है ये कैसे पता चला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये तो मिलिकन ने बताया था, ये हम अगले टर्न पर पढ़ेंगे कि मिलिकन ने कैसे बताया था। ठीक है, वो आपका होमवर्क है, 1911 में बताया, ये तुम्हारा होमवर्क है। पेज नंबर 29 ग्रीन बॉक्स में है, ओल्ड एडिशन। ये ओल्ड एडिशन है, ओल्ड बुक में। नई वाली बुक में ये जो पेज होगा वो 31 32 के आसपास मिलेगा, है ना। तुम तो देख लेना, ग्रीन कलर के बॉक्स में है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एक बार पढ़ लेना इसको। और थोड़ा बहुत भी तुम्हें समझ में आया है तो लाइक कर देना, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब है, 1-2 दिन का टाइम और लगेगा। प्लीज़ मेरी और अपनी खुद की और हमारी भी हेल्प करो। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट करो, ऐसे ही पढ़ो। ठीक है, और नोट्स बना करके भेजना, कितना क्या समझ में आया बताना। ठीक है बेटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाकी लोगों को ऐड कर लेना, चाहो तो मुझे बता देना, बस अच्छे लोगों को ऐड करना।